ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने आस्था की नींव पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर उस पूरे साम्राज्य की पोल खोल दी एक अकेली गुमनाम चिट्ठी ने। ये शब्द एक पीड़ित की चिट्ठी से लिए गए हैं और सिर्फ ये एक लाइन ही काफी है उस साम्राज्य की खौफनाक सच्चाई की पहली झलक देने के लिए, जो बाहर से देखने में बहुत पाक साफ और पवित्र लगता था। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि कैसे एक गुमनाम चिट्ठी ने शक्ति, अपराध और एक फ्लॉड जस्टिस सिस्टम के पूरे जाल को बेनकाब कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक गुमनाम चिट्ठी से। सुनने में बहुत मामूली बात लगती है ना? पर यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को आग लगा दी। तो साल था 2002 और ये चिट्ठी किसी छोटे मोटे अधिकारी को नहीं, बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचती है। और इसमें क्या था? इसमें डेरा के अंदर चल रहे एक बहुत ही सोचे समझे सिस्टमैटिक यौन शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि कैसे करीब 40 साध्वियों को, मतलब जो महिला फॉलोअर्स थीं, उन्हें एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया है। और इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद डेरा का प्रमुख था। लेकिन ये समझने के लिए कि मामला इतना बड़ा कैसे हो गया, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये जानना होगा कि ये डेरा सच्चा सौदा आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और गुरमीत राम रहीम इस पूरी पिक्चर में आया कैसे। देखिए, हैरानी की बात यह है कि डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे मकसद से हुई थी। इसका मेन फोकस था उन लोगों को सम्मान और पहचान देना जिन्हें जाति व्यवस्था में हमेशा नीचे देखा गया। शाह मस्ताना के बाद आए शाह सतनाम सिंह और दोनों ने मिलकर डेरा का काफी विस्तार किया। लेकिन असली मोड़ आया 1990 में। कई सीनियर लोगों को साइडलाइन करके अचानक एक नौजवान गुरमीत राम रहीम को डेरा का अगला प्रमुख बना दिया गया। ये फैसला इतना अचानक था कि तब ये अफवाहें भी थीं कि उसने एक आतंकवादी ग्रुप से जुड़े अपने दोस्त की मदद से ये गद्दी हासिल की है। और गुरमीत ने गद्दी पर आते ही डेरा की पूरी शक्ल ही बदल दी। देखिए, जहां पहले के गुरु सादगी और आध्यात्म की बात करते थे, वहीं गुरमीत ने खुद को एक रॉकस्टार गॉडमैन की तरह पेश किया। फिल्में, गाने, फ्लैशी कपड़े। अब डेरा एक आध्यात्मिक जगह कम और गुरमीत का एक पर्सनल पंथ ज्यादा बन चुका। तो सवाल यह है कि ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा था। असल में राम रहीम के अंडर डेरा सिर्फ एक आश्रम नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल मशीन बन गया था। जरा सोचिए, 700 एकड़ में फैला एक हेडक्वार्टर, ये कोई आश्रम नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा शहर था। यहाँ खुद के स्कूल थे, अस्पताल थे, बाजार थे। ये था उसके पावर का फिजिकल स्केल। और इस शहर की जान थे लाखों अंधभक्त। ये फॉलोअर्स सिर्फ उसके आध्यात्मिक ताकत नहीं थे, नहीं, असल में यही उसकी असली पॉलिटिकल पावर का सोर्स थे। अब ये कोई आध्यात्मिक संगठन नहीं रह गया था, ये एक फाइनेंशियल पावर हाउस था। खाने पीने के सामान से लेकर रियल एस्टेट तक डेरा का बिजनेस हर जगह फैला हुआ था। लेकिन उसकी असली ताकत थी वोट बैंक। अब देखिए, भारत की राजनीति में अक्सर जीत हार का फैसला बहुत कम वोटों से होता है। ऐसे में अगर कोई एक ग्रुप है जो एक साथ वोट करता है तो वो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है। राम रहीम के पास यही ताकत थी, बस उसका एक इशारा और लाखों वोट किसी भी पार्टी की झोली में। और यही वजह थी कि बड़े से बड़े नेता भी उसके दरबार में हाजिरी लगाने आते थे, सिर झुकाने को मजबूर थे। तो अब हम इस कहानी के सबसे स्याह, सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब उसकी बेहिसाब ताकत भयानक अपराधों में बदल गई। राम रहीम को शक हो गया कि वो गुमनाम चिट्ठी डेरा के एक मैनेजर रंजीत सिंह ने ही लीक की है। तो नतीजा क्या हुआ? 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। ये बस एक शुरुआत थी आवाज उठाने वालों को चुप कराने की। इसके ठीक बाद रामचंद्र छत्रपति नाम के एक लोकल पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और उस चिट्ठी को अपने अखबार पूरा सच में छाप दिया। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, सच बोलने की सजा मौत है। और कंट्रोल और मैनिपुलेशन का लेवल आप इस बात से समझिए, एक पूर्व अनुयायी ने ये तक आरोप लगाया कि डेरा के अंदर करीब करीब 400 पुरुषों को जबरदस्ती बधिया कर दिया गया और उन्हें क्या कहा गया कि ऐसा करने से वे भगवान के और करीब आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे कुछ हिम्मत वाले लोगों की वजह से ये मामला आखिर अपने अंजाम तक पहुंचा और एक तथाकथित भगवान को अदालत के कटघरे तक लाया गया। सीबीआई के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें हर कदम पर रोका गया।
डेरा के लोग कोई बात नहीं बता रहे थे। पीड़ितों के परिवार डर के मारे चुप थे। लोकल पुलिस पूरी तरह मिली हुई थी और ऊपर से बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर था कि बस ये केस बंद कर दो। 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल लग गए एक गुमनाम चिट्ठी से लेकर आखिरी फैसले तक। न्याय मिलने में 1.5 दशक का वक्त लग गया। इससे पता चलता है कि इतने ताकतवर इंसान के खिलाफ आवाज उठाना और सिस्टम से लड़ना कितना मुश्किल काम था। लेकिन आखिरकार 28 अगस्त 2017 का वो दिन आया जब जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी पाया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद उसके सपोर्टर्स ने पूरे शहर में दंगे कर दिए, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं आज की हकीकत पर, जो शायद इस कहानी का सबसे अजीब और विरोधाभासी हिस्सा है। एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी कोई बड़ा चुनाव, खासकर पंजाब या हरियाणा में पास आता है, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। फरवरी 2022 में पंजाब चुनावों से ठीक पहले 21 दिन की पैरोल, और ये सिलसिला तब से लगातार चल रहा है। हत्या और बलात्कार जैसे जुर्म का दोषी होने के बावजूद वो अब तक करीब 300 दिन जेल से बाहर रह चुका है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब एक सजायाफ्ता मुजरिम का वोट बैंक इतना पावरफुल हो कि वो चुनावों के नतीजों पर असर डाल सके, तो क्या न्याय कभी भी सच में अपना काम पूरा कर पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।